नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम खरी बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में दाखिल हो चुकी है। वही केरल जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। ये चुनाव राहुल गांधी ने केरल की कट्टरपंथी पार्टी मुस्लिम लीग के समर्थन से जीता था। केरल देश का वो राज्य है जहां तेजी से इस्लामिक आतंकवाद के बीज पनप रहे हैं। केरल में आए दिन आतंकी संगठन अल-कायदा के किसी न किसी मॉड्यूल का खुलासा होता रहता है। कई बार यह साजिश भी सामने आई है कि केरल के इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन केरल को मुस्लिम लैंड बनाने की साजिश रच रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप तो यह भी है कि केरल में राहुल गांधी की कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही कट्टरपंथी संगठन पीएफआई से मिले हुए हैं और इन सब का एक ही कॉमन दुश्मन है और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस। कांग्रेस हो, केरल की मुस्लिम लीग हो या फिर कट्टरपंथी संगठन पीएफआई, इन तीनों के अंदर आरएसएस के लिए नफरत कूट कूट कर भरी हुई है और इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा केरल में दाखिल हुई, कांग्रेस ने आरएसएस पर एक विवादित ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में आरएसएस के पुराने गणवेश की निक्कर को जलते हुए दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा है 145 दिन और। अब सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी के केरल में घुसते ही यह ट्वीट क्यों किया गया। साफ है कि कांग्रेस इस भद्दे ट्वीट के जरिए केरल के कट्टरपंथी मुसलमानों को खुश करना चाहती है। दरअसल केरल में कांग्रेस की या यूं कहें कि नेहरू गांधी परिवार की ये 75 साल पुरानी मॉडस ऑपरेंडी है और ये मॉडस ऑपरेंडी है आरएसएस को दबाओ और मुस्लिम लीग को उठाओ। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज खरी बात में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी के परनाना नेहरू ने दक्षिण भारत और खासकर केरल में मुस्लिम कट्टरपंथ के बीज बोने के लिए आरएसएस के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी का वो डीएनए जिसके अंदर आरएसएस के लिए नफरत कूट कूट कर भरी है और वो डीएनए है उनके परनाना नेहरू और दादी इंदिरा गांधी का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आजादी के बाद सत्ता मिलते ही नेहरू ने देश के असली समस्याओं से निपटने की बजाय सिर्फ और सिर्फ आरएसएस को निपटाने पर ही फोकस किया। नेहरू ने आरएसएस के खिलाफ नित नई चालें चली लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए और आज यही गलती राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। दरअसल 1947 में बंटवारे के बाद भले ही जिन्ना की मुस्लिम लीग पाकिस्तान चली गई थी लेकिन केरल में इसकी काफी दीमक बची रही थी। लेकिन इस दीमक पर पेस्ट कंट्रोल करने के बजाय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दीमक को पनपाने के लिए भरपूर खाद पानी दिया। हुआ यूं था कि आज़ादी के बाद उत्तर भारत में जिन्ना के चेले मुस्लिम लीग बनाने में कामयाब नहीं हुए लेकिन दक्षिण भारत में ये मुस्लिम लीग बनाने में सफल हो गए। बस इन्होंने इतना किया कि मुस्लिम लीग के आगे इन्होंने इंडियन यूनियन लगा दिया और ये बन गई इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज़ादी के बाद दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग की गतिविधियों का आरएसएस जमकर विरोध कर रही थी लेकिन नेहरू ने आरएसएस का साथ देने के बजाय देश के दो टुकड़े करने वाली मुस्लिम लीग का साथ दिया। और ये इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नेहरू की इस हरकत का सबूत छिपा हुआ है उस पत्र में जो उन्होंने 5 जनवरी 1948 को मद्रास प्रांत के तत्कालीन गृह मंत्री पी सुब्बारायन को लिखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तब मद्रास प्रांत में वर्तमान तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक, आंध्र और केरल भी शामिल थे। नेहरू ने सुब्बारायन को जो पत्र लिखा था वो प्रकाशित हुआ है सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू की सीरीज 2 के वॉल्यूम 5 के पेज नंबर 3 पर। इस पत्र में नेहरू ने आरएसएस और मुस्लिम लीग के बारे में जो लिखा है उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। नेहरू लिखते हैं कि हमें आरएसएस पर खास तौर से नजर रखना चाहिए। हमने बहुत सारे सबूत देखे हैं जो बताते हैं कि हमारी हाल की कई परेशानियों की वजह आरएसएस के लोग हैं। यह आपको तय करना है कि आपको मुस्लिम नेशनल गार्ड्स और आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए
या नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, मुझे निश्चित रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे लगता है कि यह समय आ गया है कि इन सांप्रदायिक संगठनों को पूरी तरह से रोक दिया जाए। आरएसएस के लिए नेहरू की नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि वह उसे मुस्लिम लीग से भी ज्यादा खतरनाक मानने लगे थे। मद्रास प्रांत के गृह मंत्री सुब्बारायन को लिखे पत्र में नेहरू जहां एक तरफ आरएसएस को खतरा बताते हैं, वहीं इस पत्र में नेहरू मुस्लिम लीग को क्लीन चिट देते नजर आते हैं। जबकि खास बात है कि आजादी के बाद भी मद्रास प्रांत में मुस्लिम लीग बहुत सक्रिय थी और वह कई इलाकों में लगातार जलसे और बैठक कर रही थी। इस मुद्दे पर नेहरू ने इस पत्र में सुब्बारायन को आगे लिखा कि मुस्लिम लीग की बैठकों पर प्रतिबंध लगाने का सवाल एक अलग मुद्दा है। यहां कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम लीग की बैठकों से दंगे भड़केंगे। भारत में मुसलमान आज पूरी तरह से डरे हुए हैं। इस बात की बहुत कम संभावना है कि ये मुसलमान कोई मुसीबत खड़ी करें। जो भी हो, मुझे मुस्लिम लीग की बैठकों को रोकना गलत लगता है। भारत में इस समय मुसलमानों के मन में कई तरह के संघर्ष चल रहे हैं। मुस्लिम लीग भारत के बड़े हिस्से से तेजी से गायब हो रही है और मद्रास की इस बैठक की भी यूपी के मुसलमानों ने कड़ी आलोचना की है। मुझे मुस्लिम लीग की बैठक पर रोक लगाने का कोई कारण नजर नहीं आता। तो सुना आपने, नेहरू का साफ तौर पर मानना था कि दक्षिण भारत यानी केरल में मुस्लिम सांप्रदायिकता से कोई खतरा नहीं है, बल्कि असली खतरा आरएसएस से है। वो एक तरह से मद्रास प्रांत के गृह मंत्री को यह इशारा देते हैं कि वो चाहें तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दें, लेकिन मुस्लिम लीग पर प्रतिबंध लगाने की कोई वजह नजर नहीं आती। जबकि हकीकत यह है कि नेहरू जब दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग के लिए हमदर्दी जता रहे थे, तब करीब करीब उसी दौर में वहां मोगलिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम देश बनाने की साजिश रची जा रही थी और इस साजिश के मास्टरमाइंड थे मद्रास प्रांत के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल, जो बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान नहीं गए थे। उन्होंने केरल के मालाबार इलाके में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र मोगलिस्तान बनाने की मांग की थी और उनकी ये मांग छपी थी डॉन अखबार के 18 जून 1947 के अंक में, जिसमें लिखा गया था, मद्रास प्रोविंस के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल ने कहा है कि मोपला मुस्लिमों की नस्ल हिंदुओं से अलग है और वो अरबों के वंशज हैं। मोपला मुस्लिमों का धर्म ही नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और रहन सहन इस इलाके के बाकी हिंदुओं से अलग है। मालाबार की कुल जनसंख्या 15 लाख है, जिसमें से 9 लाख मोपला मुसलमान हैं और ये इलाका यूरोप के अल्बानिया से भी बड़ा है, लिहाजा इसे एक अलग देश बनाया जाए। सोचिए, नेहरू मोहम्मद इस्माइल जैसे नेताओं का समर्थन कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे। यही मोहम्मद इस्माइल आगे चलकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने। इतना ही नहीं, मोहम्मद इस्माइल 1952 में राज्यसभा के सदस्य बने और इसके बाद इन्होंने 1962, 1967 और 1971 में लगातार 3 बार केरल की मंजेरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीता। हैरत की बात है कि नेहरू के जीते जी ही कांग्रेस ने 1959 में केरल में मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया था। सोचिए, इसके बाद भी देश के सारे लिबरल चाचा नेहरू को धर्मनिरपेक्षता का मसीहा मानते हैं, क्योंकि नेहरू जिंदगी भर जनसंघ और आरएसएस को गाली बकते रहे। लेकिन ये लिबरल कभी ये नहीं बताते कि नेहरू ने 1960 में मुस्लिम लीग के साथ बाकायदा सत्ता में हिस्सेदारी की थी। इसी साल हुए चुनावों में केरल में कांग्रेस की जीत हुई और इसके बाद केरल मुस्लिम लीग के नेता और कभी जिन्ना के करीबी रहे केएम सीठी को केरल विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। सोचिए, जिस पार्टी ने 13 साल पहले देश के टुकड़े टुकड़े करवाए थे, उसका नेता एक राज्य का विधानसभा अध्यक्ष बनकर आसंदी पर बैठा हुआ था और यह सब नेहरू के जीते जी नेहरू की इच्छा से हो रहा है। आज जब हम कांग्रेस और राहुल गांधी की आरएसएस के प्रति नफरत को देखते हैं तो साफ पता चलता है कि यह नफरत की बीमारी उन्हें डीएनए में अपने परदाना नेहरू से मिली है। नेहरू के इस
नफरती डीएनए की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आजादी के बाद सत्ता में आते ही नेहरू ने आरएसएस के खिलाफ कौन कौन से षड्यंत्र रचे थे और नेहरू की इसी सोच पर कैसे राहुल गांधी आज भी चल रहे हैं, यह मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।